तो चलिए बात करते हैं कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भावना का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावनापूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी। इसमें हम पहले ही पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है। हमने पहले अध्ययन में देखा है कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्ण सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का असंदेश भी कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूह के बीच के टकराव को पूरी तरह से स्थायी रूप से ख़त्म नहीं कर सकता। कि जो हमारे समाज में ग्रुप बने होते हैं या आपस में टकराव आता है निम्न जाति का उन जाति के साथ, इनको वो कभी ख़त्म नहीं कर पाते। पर हम इन अंतर और विभेदों को आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं कि आपस में हम इनको बांट तो नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर समझौते से दोनों को समझाया जा सकता है और आपस में व्यवस्था की जा सकती है। इस काम के लिए लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेद से आंखें फेर लेती हैं। आंखें फेरने का मतलब होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं देखती कि समाज के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था चली हुई है और व्यवस्था हमारे समाज के लिए अच्छी है बुरी है, वो आंखें फेर लेती है और यह उन्हें दबाने की कोशिश करती है या उनको फिर वो कोशिश करेगी कि ये ज़्यादा समाज के सामने ना आए। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वयं भी दो बातों को पूरा करना होगा। कि जो भी परिणाम होंगे, हमने दो देखा था, एक श्रीलंका की बात देखी थी और एक बेल्जियम की बातें देखी थी। कहाँ दोनों के अंदर अलग अलग व्यवस्था हुई थी और दोनों व्यवस्थाओं ने क्या किया था, एक के अंदर गृह युद्ध होने की वजह से पूरा समाज बट गया था, दूसरे में आपस में सामंजस्य हो गया था कि अल्पसंख्या वाले समूह के लोगों को भी राजनीति में आने की परमिशन मिल गई, छूट हो गई थी। तो अभी दो बातें कौन सी है? पहला ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधा अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बल्कि खुद को बहुमत में ही रखना कि वो अल्पमत में ना चले जाएं। अगर वो अल्पमत में जाएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर सरकार को ये काम करना जरूरी नहीं है कि वो बहुमत से पास हो गए तो अब उसको काम ही करना है। अब उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं वो अल्पमत में ना आ जाए। अब जितने 40-90 सीटें हैं हमारे यहाँ, अगर 90 की बजाय 90 में से 50%, 45 के बाद अगर किसी संख्या कम हो जाती है या 45 भी हो जाती है तो उसकी सरकार चली जाएगी। तो उसको हमारे वहाँ अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारी सरकार ना चले जाए। और यह समझना भी जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ केवल धर्म, नस्ल अथवा भाषीय आधार के बहुमत समुदाय के शासन नहीं होता। कि अगर कोई किसी की संख्या ज़्यादा है, मान लेते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू की संख्या ज़्यादा है, या मुसलमान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है किसी विशेष वर्ग में, तो केवल उन्हीं के लिए काम करना ही लोकतंत्र नहीं होता। सभी के लिए समान वर्ग में काम करना ही लोकतंत्र की व्यवस्था होती है। बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों समूह को बहुमत का निर्णय कर सकें या बहुमत में हो सकें। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। कि अगर हर व्यक्ति वहाँ पर भागीदारी ले, चाहे वो अल्पसंख्या से हो, चाहे वो कम संख्या वाले व्यक्ति हों या ज़्यादा संख्या वाले हों, सबको समान बराबरी का हक दें। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुमत से बहुसंख्या समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह में समावेशी नहीं रह सकता, कि उसके अंदर चीज़ें व्यवस्थित नहीं रह सकती। यहाँ एक समाज के संघर्ष का एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार संघर्ष एक ही व्यक्ति के अंदर, एक समाज के अंदर फैल जाता है। जैसे हम पहला व्यक्ति की फोटो देखते हैं कि सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थितियों के नतीजों के बारे में आपने इसके बारे में बताना है कि पहला संघर्ष की व्यवस्था दिखाता है, दूसरा तालमेल दिखाता है कि आपस में दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और कैसे समाज की रक्षा और व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी।
कि नागरिकों को जो आज़ादी मिलती है या उनको किसी भी काम करने की अंदर से भावना पैदा होती है, वो किस प्रकार एक समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है कि वो उनको आज़ादी मिले और अंदर से वो खुशी महसूस करें, तभी लोकतंत्र सफल होता है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानते हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहते हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको बहुत लंबे समय से गुलामी का सामना करना पड़ा है या बहुत लंबे समय से गुलाम रहे हैं, तो वो अपने आप को दूसरों के समान नहीं मानेंगे और वो कभी भी इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे कि वो उनके बराबर के हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माने जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरत शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत के साथ सदा ही सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो संवैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से, क्योंकि संविधान में पहले महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे कि वो उनकी अपनी आज़ादी के लिए या कोई गलत कार्य होने पर अपना इस प्रकार की चीज़ों के सामने आए, उनको इस प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी। यह बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसरों के दावों को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होते। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीद किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच पड़ताल और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरे उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोकतंत्र में थोड़ा सा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभ की मांग करने लग जाते हैं और लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे समाज के अंदर कि अगर हम एक लोकतंत्र व्यवस्था से अच्छा काम करने की उम्मीद कर लेते हैं, तो बार बार उससे अच्छा उससे बेहतर करने की उम्मीद वहाँ लगातार करते रहते हैं और ये उम्मीद लगातार हर एक स्तर पर आगे बढ़ती रहती है। हम उससे उम्मीद ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम वहाँ क्या कहना शुरू कर देते हैं कि ये शासन व्यवस्था तो अच्छी नहीं है। वो लोकतंत्र से और अच्छा काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अन्य उपेक्षाओं को पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का आवरण लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इसे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं कि और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। भाई ये नॉर्मल इसमें जो कहा है कि जो आज लोग सचेत हुए हैं, लोगों को जानकारी हुई है, तो वो लोगों के प्रति वो दूसरे लोगों के प्रति जो हमारे लोकतंत्र में हैं या हमारे राजनीति पार्टी में हैं, जो सरकार में है आज, उनकी कार्यों की आलोचना कर सकें, ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों को असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है और साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनाने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग ये मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोटों का असर पड़ता है
और यह उनके अपने हितों को ही प्रभावित करता है। जो उनके उनके अपने खुद के कार्य होते हैं, उनके हित के ही काम होते हैं, उनको आजकल प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एक साइड बॉक्स में है, मुझे सिर्फ अपने बोर्ड परीक्षाओं की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। भाई यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इतना बड़ी बात कहने की कोशिश की है कि अगर आपको सिर्फ आज 10वीं में हैं और आपको एक 10वीं के पेपर की ही टेंशन है कि मैं पेपर कैसे करूँगा, कैसे पास होऊंगा और किस तरह मुझे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को तो हर वक्त परीक्षा देनी पड़ती है। आपकी परीक्षा सिर्फ एक बोर्ड के द्वारा होती है, यहाँ तो करोड़ों लोग परीक्षा लेते हैं, बार बार उसकी असफलता को दिखाते हैं। तो इस प्रकार की इन्होंने यहाँ बात कही है। यहाँ कुछ ग्राफ दिखाया गया है। जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर होता है, दक्षिण अफ्रीका में 65% है, बांग्लादेश में 66% है, भारत में 67% है, नेपाल में 75% है, पाकिस्तान में 50 हैं और श्रीलंका में 65% है। ये इनका आज का समय है कि हमारे यहाँ कितने वोटों पर असर डाला जाता है। और यहाँ है आज के हमारे नेता की जो दूसरों से कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की राजनीति पर बैठ जाएं। इस प्रकार के कोई कार्टून के द्वारा चीज़ों को दिखाया गया है। इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है और आपको इस लेसन के सभी क्वेश्चन जो अभ्यास के हैं वो लिखने हैं और याद करने हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, आपकी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है और जब तक आप इसमें काम लगातार नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम और हो सकती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आज आपके पास टाइम है, दोबारा से पूछ लें और दोबारा से जो काम आप करना चाहते हैं वो कर लें, वरना बाद में जब सारा काम एक साथ हो जाएगा तो आपसे कोई कार्य नहीं होगा, आप इसको फिर छोड़ के जाएंगे। चलिए, थैंक यू।